नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम अब बात करते हैं, हमारे पास तीन तरह के पैसिव एलिमेंट होते हैं, RLC। तो कोई भी एसी सर्किट RLC पे कैसे बिहेव करता है उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने हेडिंग डाला है एसी सर्किट कंटेन्स। एसी सर्किट किसके साथ, अब इसे बात करना है, R के साथ, L के साथ, C के साथ या इनके कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। तो पहले हम लोग पर्सनली RLC के बारे में बात करेंगे। एसी सर्किट कंटेन्स R ओनली, यानी रेजिस्टेंस ओनली। यानी अगर हमारे पास एक एसी सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है और साथ में एसी सप्लाई ऐसे दी हुई है, ये R है, मान लो ये वोल्टेज और करंट दोनों ही होंगे तो V और I दिखा दे रहे हैं। यहाँ V मतलब Vm साइन ओमेगा टी और I मतलब Im साइन ओमेगा टी, ठीक है। R के केस में क्या होगा, पहले तो आप इसका फेजर डायग्राम बनाइए भाई। जब सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो उस केस में आपका आपके दो ग्राफ बनेंगे। हम उसको ब्लू से बनाते हैं, सॉरी। देखो, अगर R है, ओनली रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज, ये याद रखना, और करंट दोनों एक ही फेज में होंगे, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। फेज डिफरेंस ना होने का मतलब क्या है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं होगा, वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं होगा अगर सर्किट ओनली रेजिस्टिव सर्किट है, ठीक है। यानी सर्किट में सिर्फ R कंपोनेंट है और कुछ नहीं है। देन वोल्टेज एंड करंट हैव नो एंगल बिटवीन देम, ठीक है। वोल्टेज करंट के बीच में कोई एंगल नहीं होगा। तो इनका अगर हम एसी वाला ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लो वोल्टेज है, तो करंट ये बनेगी। अभी लास्ट लेक्चर में आप लोग को हमने कुछ लेक्चर पहले बताया था कि फेज डिफरेंस होता है तो जीरोस अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों का जीरो सेम है, देखो हर जगह सेम कट कर रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई एंगल नहीं है। जितना एंगल होगा उतना यहाँ पे ग्राफ में डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद बनता है, देखो वोल्टेज और करंट दोनों का सेम कट हो रहा है, हर जगह सेम जगह कट कर रहे हैं। ये आपका क्या है, V है, ये आपका I है। तो पावर का एंगल कैसे बनेगा, पावर का ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब पावर का ग्राफ जहां जहां वोल्टेज और करंट कट करते हैं एक्स एक्सिस को, उसके हिसाब से बनाया जाता है। अब यहां पर ये दो ग्राफ इन्हीं दो पॉइंट पे कट गए, बीच में कहीं कट कर नहीं रहे हैं। तो पावर क्या होता है, P इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। पावर क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई। तो ग्राफ बनाते समय बस यही करना है, वोल्टेज और करंट को गुणा करते जाओ और जो वैल्यू निकल के आएगी वो बनाते जाओ। दो चीजें तो क्लियर है, अगर हम वोल्टेज और करंट को गुणा करेंगे तो जो भी वैल्यू पावर की आएगी वो वैल्यू वोल्टेज और करंट दोनों से बड़ी होगी, मानते हो कि नहीं। या तो उनके बराबर होगी, या वोल्टेज और करंट में से किसी एक के, या उन दोनों से बड़ी होगी, उनसे कम नहीं हो सकती है। जैसे मान लो वोल्टेज, मान लो तुम्हारा 2 वोल्ट है और करंट 1 एम्पियर है, तो पावर कितना होगा, 2 इंटू 1 2 होगा। या उल्टा कर लो, वोल्टेज 1 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर है, तो पावर कितना होगा, 1 इंटू 2 2। इसका मतलब क्या है, यानी पावर की जो वैल्यू है वोल्टेज या करंट के बराबर है, उसे कम नहीं है। और या मान लो जैसे वोल्टेज 5 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर है, तो 5 इंटू 2 10, पावर ज़्यादा है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। इसीलिए पावर या तो इन दोनों से बड़ी होगी या इन दोनों में से किसी एक के बराबर होगी, या दोनों के बराबर हो सकती है। मान लो 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, 1 इंटू 1 अगेन 1, तो पावर कभी इनसे कम नहीं होगी पॉजिटिव साइड में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, इतना तो पता चल गया कि मैग्नीट्यूड जो होगा वो बड़ा होगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उसका ग्राफ उतना उठ के बनता है। जैसे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है जनरली करंट से, जनरली तो हम लोग वोल्टेज ग्राफ हमेशा उठा के बनाते हैं, करंट का थोड़ा दबा के बनाते हैं। समझ रहे हो ना बात को। अब देखो पावर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से बनी है, तो जाहिर सी बात है इससे उठ के बनेगी। क्लियर। वोल्टेज पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव, ये तो जानते ही हो ना, ये हिस्सा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है।
अब देखो वोल्टेज पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, तो पावर क्या होगी, इससे उठ के बनेगी और पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस अगेन प्लस। यहाँ देखो करंट नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसलिए पावर का फॉर्मूला में यही ग्राफ बनेगा। देखो फिर यहाँ आ जाओ, वोल्टेज पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, फिर ग्राफ इधर ही साइड बनेगा। यानी आपका पावर का ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह से। समझ में आ रही है ना क्यों ऐसा हो रहा है? ये वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव हुआ, ये दोनों नेगेटिव थे तो नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी तो पॉजिटिव ही होता है ना। और हमने क्या बोला था, क्योंकि वैल्यू इन दोनों से जनरली ज़्यादा मानी जाएगी, इसीलिए वैल्यू हमेशा उठा के पावर का ग्राफ बनाया जाता है। समझ में आ गई ना बात? तो अगर हम ओनली रेजिस्टेंस का केस होगा तो वोल्टेज का ग्राफ ऐसे बनेगा, करंट कैसे बनेगा, पावर का ऐसे बनेगा। इसलिए एक ही ग्राफ में बता दिया। और अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा, अगर हम साइनसोइडल वेव फॉर्म बनाएं तो ऐसे बनेगा। ये दो तरह के ग्राफ बनते हैं। यानी इन केस ऑफ रेजिस्टेंस देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो इस केस में पावर का फॉर्मूला आता है, पावर जो होती है वो आती है लास्ट में सॉल्व करके Vm Im/2। कब? जब सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, पावर का फॉर्मूला ये आता है। ओनली रेजिस्टेंस केस में Vm Im/2 आता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ओनली इंडक्टेंस के केस में। अब L ओनली कर दो। इंडक्टेंस के केस में क्या होगा भैया, देखो देखो अगर हम जिसको भी रेफरेंस मानेंगे, हमने कहा ना अगर मान लो वोल्टेज को रेफरेंस मानते हैं तो, या करंट को रेफरेंस मानते हैं तो, जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जिसको भी रेफरेंस मानेंगे उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर रखेंगे, ये याद रखना। ठीक है, माना वोल्टेज को रेफरेंस, वी रेफरेंस, ठीक है, तो वी को हमने मान लिया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, इंडक्टर के केस में हमेशा हमेशा याद रखना, इंडक्टर केस में हमेशा वोल्टेज लीड करती है। और लीड करने का मतलब क्या होता है, वेक्टर वाले फॉर्म में। मैंने आपसे अभी पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव फेस, अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव फेस। तो अगर लीड कर रही है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ग्राफ, अगर लैग कर रहा है तो क्लॉकवाइज चल रहा है ग्राफ। जिसको भी हम रेफरेंस मानते हैं वो ग्राफ नहीं हिलता, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा हिलता है। जैसे वोल्टेज और करंट दो ही है, वोल्टेज को हमने रेफरेंस मान लिया इस वाले ग्राफ के लिए, यहां हम करंट को रेफरेंस मानेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या बोला, इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है, इसका मतलब करंट लैग करती है, एक ही बात है। वोल्टेज लीड करे या करंट लैग करे, तो करंट नीचे की साइड बनेगा ऐसे, करंट लैग करती है। करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज 90 डिग्री पॉजिटिव है। हमने क्या बोला था, एंटी क्लॉकवाइज चलना मतलब पॉजिटिव। वोल्टेज लीड करती है, किससे लीड करती है, करंट से, तो करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी ऐसे। अब हमने क्या बोला था कि आप वोल्टेज को खिसका नहीं सकते, वोल्टेज को फिक्स रखा है हमने एक्स एक्सिस पे, तो करंट को हमने खिसकाया, करंट वही नीचे की तरफ बनेगी। अगर यहां हम करंट को रेफरेंस मानते हैं, आई को रेफरेंस मानते हैं, मान लो यहां आई फिक्स कर दिया हमने, आई वोल्टेज लीड करती है, तो लीड करने का मतलब क्या होता है, करंट से वोल्टेज 90 डिग्री लीड करती है, ये होगा वोल्टेज। इसको भी ऐसे ही बनाओ, अच्छा लगेगा देखने में। वोल्टेज लीड बाय 90 डिग्री, वोल्टेज 90 डिग्री लीड करती है। अगर V रेफरेंस होगा तो ये ग्राफ बनेगा, अगर I रेफरेंस होगा तो ये ग्राफ बनेगा। तब I मूव नहीं करता, वोल्टेज मूव करता है।
जो रेफरेंस होता है वो एक्स एक्सिस पर फिक्स हो जाता है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं। तो आई के रिस्पेक्ट में वोल्टेज लीड करेगा, यहाँ वी के रिस्पेक्ट में आई लैग करेगा 90 डिग्री, या ये कह लो आई के रिस्पेक्ट में वी लीड करेगा, एक ही बात है, ठीक है ना। तो जब हमारा इंडक्टर ग्राफ होता है, इंडक्टिव ग्राफ होता है, तो हमेशा वोल्टेज लीड करता है, वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। अब हम इसको उसमें बना के देखते हैं, किसमें, एसी वाले में। बनाओ भैया, वोल्टेज को हम लोग ब्लैक से ले रहे थे ना, तो ब्लैक ही से लो। अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम आपके लिए लगे हुए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने लिए लगे रहें, ठीक है। पढ़ते रहो। V, इसके बाद करंट। हमने क्या कहा, वोल्टेज लीड करता है। अगर वोल्टेज को हमने 0 से स्टार्ट किया है तो करंट को लैग करना चाहिए। लैग करने के लिए ग्राफ यहां से शुरू होना चाहिए, याद है ना, 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट, तो 90 डिग्री कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होना चाहिए। ये π/2 पाई 3π/2 2π एंड सो ऑन। यहाँ बन जाएगा 5π/2, इसी तरह से। समझ में आ रहा ना। हमने क्या बताया था आपसे, वोल्टेज लीड कर रहा है मतलब करंट लैग कर रहा है। अगर वोल्टेज को हमने 0 माना है, यानी वोल्टेज को रेफरेंस माना है अगर, तो वोल्टेज तो 0 है, तो करंट को 90 डिग्री लैग करना पड़ेगा फिर उस केस में। तो लैग करने का मतलब होता है इधर की तरफ चलना, लीड करने का मतलब होता है इधर की तरफ चलना, बताया था हमने आपको। अब पावर की बात कर लेते हैं भैया। अब देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ ग्राफ कट रहा है। पिछली बार तो कटिंग पॉइंट सेम थे तो सबके। अब देखो ये इक्वल डिस्टेंस पे इतनी इतनी जगह पे ग्राफ कट कर रहे हैं, या तो V की या तो I की। तो करंट पावर का ग्राफ इनके बीच बनेगा। चलो इन दोनों के बीच देखो, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव। ध्यान से देखो, वोल्टेज पॉजिटिव साइड पे है, करंट नेगेटिव साइड पे है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव P = क्या होता है, V × I। V पॉजिटिव, I नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ग्राफ नीचे की साइड जाएगा पावर का। पावर ग्राफ हमेशा कहा था हमने कि वैल्यू ज़्यादा ही होती है पावर की। थोड़ा सा और खींच दो इसको नीचे की तरफ, दिखने में सोअर लगेगा, एग्जामिनर भी समझेगा तुमको कायदे से आता है। अब इस सेक्शन में, इतने सेक्शन में देखो, करंट भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव, वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। देखो करंट वाला ग्राफ भी ऊपर है, वोल्टेज वाला ग्राफ भी ऊपर है। तो ये पावर, आपकी बार पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देख रहा है। इन सेक्शन में देखो, करंट पॉजिटिव लेकिन वोल्टेज नेगेटिव। दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव हो गया तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा। देख रहा है। इन दोनों में देखो, करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, देखो दोनों नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, जी ऐसे आएगा। इधर देखो, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, ऐसे आएगा। पैटर्न समझ ही गए होंगे कैसे बन रहा है। ये बन रहा है तुम्हारा पावर का ग्राफ। ये क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके केस में जो एवरेज पावर लास्ट में आपके निकल कर आती है, P एवरेज, वो 0 आती है ओनली इंडक्टर के केस में। वहां पर क्या निकल कर आई थी, Vm/Im/2, यहां के निकल के क्या आ रही है, 0। क्लियर। AC सर्किट कंटेन्स L ओनली, P एवरेज 0। देखिए हर तरह से ग्राफ समझ में आ गया। एक बार इसे याद रखोगे कभी नहीं दिक्कत होगी। तो अगर कहा जाए कि ओनली इंडक्टिव सर्किट हैव नो एवरेज पावर, कोई एवरेज पावर नहीं होती। एवरेज पावर निकालने का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। नहीं पता होगा तो फिर से बता देंगे, कमेंट करना। P एवरेज इसका 0 निकलता है। अब हम बात करते हैं
लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैपेसिटर ओनली का, देख लो, ठीक है। AC सर्किट कंटेन्स C ओनली, यानी कैपेसिटर ओनली। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। इस केस में क्या होता है, करंट लीड करती है कितनी, 90 डिग्री। ये लिख दो, करंट लीड बाय 90 डिग्री। करंट 90 डिग्री लीड करती है। V को रेफरेंस माना है, यानी V को फिक्स कर दो पहले तो। जिसको रेफरेंस मानते हैं उसको एक्स एक्सिस पर रखते हैं, बता चुके हैं। करंट लीड करती है यानी वोल्टेज लैग करता है, सीधी सी बात है। लैग करने का मतलब क्या है, अगर करंट लीड करेगी तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और करंट के हिसाब से वोल्टेज 90 डिग्री लैग करना चाहिए। सिमिलरली अगर यहाँ करंट को हम रेफरेंस मानते हैं, ठीक है, उस केस में क्या है, लिखा है इसमें कि करंट लीड करती है 90 डिग्री। तो अगर करंट को हमने यहाँ रेफरेंस मान लिया है तो वोल्टेज को लैग करना पड़ेगा 90 डिग्री, यानी नीचे आना पड़ेगा 90 डिग्री करंट के रिस्पेक्ट में। देखो, करंट का लीड करने का मतलब होता है वोल्टेज का लैग करना, वोल्टेज का लीड करने का मतलब होता है करंट का लैग करना। समझ लो इस चीज को। जिसको भी हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं उसी को लेते हैं जिसको रेफरेंस मानते हैं। तो ये ग्राफ तो समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम उसकी बात करते हैं। वोल्टेज को ब्लैक से दिखाते हैं, थोड़ा लंबी लाइन खींचते हैं यार, हर बार छोटी पड़ जाती है लाइन। ठीक है, करंट का क्या हाल होगा भाई, हमने क्या कहा, करंट लीड करती है। अब की बार तो लीड करती है तो थोड़ा इसको इधर की तरफ खिसका लो, डॉटेड लाइन से ही बना दो। करंट यहाँ कहीं स्टार्ट होगी तो इधर से कट करेगी इसको। ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। बात तो सही है। देखो इस करंट के ग्राफ को देखो, इधर खींचो डॉटेड, इसका 0 इधर की तरफ आ रहा है। इस साइड में क्या होता है, लीड करना होता है, उस साइड में क्या होता था, लैग करना होता था। तो सारे पॉइंट्स तो क्लियर है ही। ये 0 है आपका, ये π/2 है, ये पाई है, ये क्या है भैया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3π/2 है, ये 2π है, ये 5π/2 है, एंड सो ऑन। अब हम पावर की ग्राफ की बात करते हैं, पावर की। ठीक, पावर इन दोनों के बीच बनेगा, इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के, इन दोनों के, ठीक है ना। जहां एक्स एक्सिस पे काटते हैं उनके हिसाब से बनता है। इन दोनों के बीच देखो, वोल्टेज पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव, पावर का ग्राफ पॉजिटिव। इन दोनों के बीच देखो, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, पावर का ग्राफ। इन दोनों के बीच देखो, वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इन दोनों के बीच देखो, ये करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव। इन दोनों के बीच देखो, दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव। समझ गए, ये है आपका पावर का ग्राफ। दोनों में अंतर क्या है, उसका ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ था, ऐसे हुआ था, इसका ग्राफ ऐसे स्टार्ट हुआ। ध्यान देना इस चीज के ऊपर, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत।
यानी, और हाँ, ओनली कैपेसिटर के केस में जो एवरेज पावर आती है वो 0 आती है, जैसे कि ओनली इंडक्टर के केस में आती है। मतलब पावर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के केस में आती है, Vm/Im/2। ओनली कैपेसिटर और ओनली इंडक्टर के केस में पावर 0 होती है। अब हम इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ समराइज कर लें तो एटलीस्ट अगर पावर ट्रायंगल ही बनाए हम, तो पावर ट्रायंगल बनाने के लिए ये देखो, ये ओनली रजिस्टर, ओनली इंडक्टर और ओनली कैपेसिटर के लिए, ये R के लिए है, ये L के लिए है और ये C के लिए है। ये वाला पावर का फॉर्मूला, पावर का ग्राफ कैसे बना था R के केस में? इस तरह का बना था। L के केस में कैसे बना था? इस तरह का बना था। C के केस में कैसे बना है? इस तरह का बना है। अंतर समझ में आया? ये है आपके पावर का ग्राफ। एवरेज पावर सिर्फ और सिर्फ R के केस में निकली थी, इसके केस में नहीं निकली। क्यों नहीं निकली थी? अब यही ग्राफ से समझ जाओगे। एवरेज पावर निकालने के लिए उन्होंने साइकिल ली थी 1 से लेकर 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक, 0 से लेकर ये पाई, ये 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई। अब तुम सोचो, आधा पॉजिटिव है, आधा नेगेटिव है, सॉरी, आधा पॉजिटिव है, आधा पॉजिटिव है, आधा नेगेटिव, यहाँ सब पॉजिटिव है। तो जब इसका यहाँ से यहाँ तक एवरेज निकालोगे तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, तो वैल्यू 0, एवरेज पावर 0। यहाँ से यहाँ तक निकालोगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो अगेन एवरेज पावर 0। यहाँ सब पॉजिटिव है, इसलिए इसकी एवरेज पावर होती है Vm/Im/2। इसीलिए ओनली रजिस्टर कंटेंस के केस में ही पावर होती है, L और C के केस में पावर नहीं होती। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और जब भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं विकास सिंह इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।